नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र से संबंधित 35 प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल GKGS मंथन चैनल ही है, जिस पर सभी वीडियो का PDF मौजूद है। प्रश्न संख्या 1 है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि ये समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। B, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। C, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। D, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है A, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 2 है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? A, सत्र के अंत में। B, नई इकाइयों को पढ़ाने के पूर्व। C, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। D, इकाई के अंत में। तो इसका सही उत्तर है C, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके के प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। A, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। B, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती है। C, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाए। D, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। इसका सही उत्तर है B, विद्यालयीय अवस्था तथा स्वयं के उन तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती है। प्रश्न संख्या 4 है, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? A, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। B, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। C, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। D, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। तो इसका सही उत्तर है A, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ये उदाहरण नहीं है, अनुसंधान से पता चलता है कि विभेदीकरण पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की ये विशेषता है? डिसेबल। A, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। B, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। C, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। D, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। इसका सही उत्तर है D, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। ये जो है आसक्त वाले बच्चों की एक विशेषता है। प्रश्न संख्या 6 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? A, समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना। B, बच्चों को श्रेणियों में बांटना। C, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। D, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। तो इसका सही उत्तर है D, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना मूल्यांकन का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? A, जब विद्यार्थी को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। B, जब संकल्पात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों द्वारा आकलित किया जाता है। C, जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। D, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। इसका सही उत्तर है B, जब संकल्पात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है।
प्रश्न संख्या 8 है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सोशल साइंस। ए, याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में। बी, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। सी, ज्ञान के भंडार के रूप में। डी, अंतिम वक्तव्य के रूप में। तो इसका सही उत्तर है बी, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। प्रश्न संख्या 9 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध करती है। बी, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। सी, लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डी, विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पात्मक आधार नहीं समझते हों। इसका सही उत्तर है ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध करती है। प्रश्न संख्या 10 है, इस कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ए, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय समाधान प्राप्त नहीं कर रही है। बी, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। डी, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। तो इसका सही उत्तर है सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। प्रश्न संख्या 11 है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे ए, डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं। बी, डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। सी, सीखने में अक्षम होते हैं। डी, मंदबुद्धि होते हैं। इसका सही उत्तर है बी, डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, है ना, इसीलिए कुछ बच्चे पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ए, संगीतमय। बी, आध्यात्मिक। सी, भाषा विषयक। डी, अंतःव्यक्तिक। तो इसका सही उत्तर है डी, अंतःव्यक्तिक। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अंतःव्यक्तिक कारक है जो आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। प्रश्न संख्या 13 है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। ए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। बी, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को ऐसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। डी, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तो इसका सही उत्तर है सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। प्रश्न संख्या 14 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, अभ्यास कार्य। बी, आकलन। सी, पाठ्य पुस्तक। डी, शिक्षण प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है डी, शिक्षण प्रक्रिया। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 15 है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध डैश से है। ए, स्किनर। बी, बायोव्स्की। सी, पियाजे। डी, चॉम्स्की। इसका सही उत्तर है बी, बायोव्स्की, जो रूस के थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ही यह कहा है। प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। बी, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। सी, गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। डी, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 17 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ए, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है।
सी कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। डी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। इसका सही उत्तर है सी, कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना का पहलू है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बायोक्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? ये विकास अधिगम से स्वाधीन है। भी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। सी विकास अधिगम का समानार्थक है। डी अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। इसका सही उत्तर है बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये बायोक्सी के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच के संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार है। प्रश्न संख्या 19 है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ए, रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। बी, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। सी, रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। डी, रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। इसका सही उत्तर है बी, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वह अपनी कक्षा में अपना कार्य पहले समाप्त कर लेती है। तो प्रश्न संख्या 20 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। ए, अभ्यास पुस्तक, बी, अभ्यास पुस्तिका, सी, बाल साहित्य, डी, पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही उत्तर है सी, बाल साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री बाल साहित्य को माना जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्य के लिए किया जाता है? ए, बच्चे, बी, प्रौढ़, सी, चिड़िया, डी, पशु। इसका सही उत्तर है बी, प्रौढ़। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग प्रौढ़ के लोगों के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, चिंतन क्या है? ए, प्रतीकों का प्रयोग, बी, भाषा का प्रयोग, सी, प्रत्याक्षिक प्रक्रिया, डी, संप्रत्यय अधिगम। तो इसका सही उत्तर है ए, प्रतीकों का प्रयोग। चिंतन जो है वो प्रतीकों का प्रयोग है। 23 है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ए, नहीं, बी, हाँ, सी, अनिश्चित, डी, कभी कभी। तो इसका सही उत्तर है ए, नहीं। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सीखने से सही स्तर है? सीखने के सही स्तर है। ए, तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। बी, तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। सी, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। डी, तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तो इसका सही उत्तर है सी, तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध, फिर प्रज्ञान। सीखने का सही स्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ए, संक्रियात्मक अधिगम, बी, सूझ का सिद्धांत, सी, प्रत्यक्ष एवं मूल का सिद्धांत, डी, अनुबंधन। तो इसका सही उत्तर है बी, सूत्र का सूझ का जो सिद्धांत है वो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। प्रश्न संख्या 26 है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है। ए, मानसिक विकास है, बी, शारीरिक विकास है, सी, ध्यान का विकास है, डी, भाषा का विकास है। तो इसका सही उत्तर है ए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। प्रश्न संख्या 27 है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। ए, विचलनशीलता, बी, प्रतिमानता, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता भी है और प्रतिमानता भी है। प्रश्न संख्या 28 है, बायोक्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। ए, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बी, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, डी, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। जिसका सही उत्तर है सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ये बायोक्सी एवं पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। प्रश्न संख्या 29 है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ए, 13, बी, 15, सी, 16, डी, 14। इसका सही उत्तर है सी,
16। कैटल मनोवैज्ञानिक द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 30 है। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ए, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। बी, यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती है। सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। डी, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। प्रश्न संख्या 31 है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है ए, मूर्त बुद्धि, बी, अमूर्त बुद्धि, सी, संज्ञानात्मक योग्यता, डी, सामाजिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है ए, मूर्त बुद्धि। जो व्यवहारिक बुद्धि है ना, जो व्यवहार से लोगों में आता है उसको मूर्त बुद्धि कहा जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रश्न संख्या 32 है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी ए, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, सी, वस्तु रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना, डी, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियां की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तो इसका सही उत्तर है बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। प्रश्न संख्या 33 है, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है ए, प्रबलन, बी, प्रेरक, सी, उद्दीपक, डी, प्रलोभन। इसका सही उत्तर है बी, प्रेरक। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी यानी जीव प्राप्त करने का प्रयास करते है उसी को हम लोग प्रेरक कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।